दूसरा है 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। और तीसरा है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापनरत रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होने चाहिए। और चौथा 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पाँचवा बिंदु है बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, ज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो। इस तरह विधान परिषद कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, ना कि अंतिम। संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। दोनों सदनों का कार्यकाल, अब बात कर रहे हैं विधानसभा का कार्यकाल। लोकसभा की तरह विधानसभा निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर सामान्य कार्यकाल तक 5 वर्ष का होता है। इस कार्य के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाते हैं। हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है, इसके 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी, ताकि चुनाव हो सके, ताकि नए चुनाव हो सके। यहाँ पर नए चुनाव जोड़ लेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष तक के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता, अर्थात आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का दोहरा निर्वाचन होना चाहिए। फिर है विधान परिषद का कार्यकाल। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो विघटित नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। हालांकि खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन, यानी कि राज्यपाल द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। अब है राज्य विधानमंडल की सदस्यता। इसके लिए कौन कौन लोग योग्यताएं या अर्हताएँ हैं, तो है विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में उल्लिखित किसी व्यक्ति की अर्हताएँ निम्नलिखित हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें वह संकल्प करता है। यहाँ पर संकल्प की जगह पर संकल्प कर लेना कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। उसकी आयु विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर है उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ भी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अर्हताएँ का निर्धारण किया। पहला है विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। और बा है विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। और है
अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति या जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ रहा है तो। यद्यपि सूचित जाति या अनुसूचित जाति उस सदस्य की सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित ना हो। फिर है निहर्ताएँ। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और उसकी सदस्यता से निर्भर होगा यदि वह केंद्र राज्य सरकार के मंत्री या राज्य विधानमंडल से छूट प्राप्त कोई अन्य तरह के लाभ के पद पर हो, यदि वह विकृति चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह अनुमोचित दिवालिया हो ना हो, यहाँ पर कर लेना ना हो, यानी कि दिवालिया ना हो, यदि वह भारत का नागरिक ना हो या उसमें विदेश में कहीं नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुसक्ति को अभिस्वीकार किए हो, यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा उसके अधीन निर्हत कर दिया जाता है। फिर है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त निहर्ताएँ निर्धारित की। ये संसद के समान ही हैं, वे निम्नवत हैं। पहली है वह चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी नहीं पाया गया हो, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 2 या अधिक वर्षों की कैद की सज़ा मिली हो, लेकिन किसी व्यक्ति का किसी निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरुद्ध करना योग्यता नहीं मानी जाएगी। वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्चे से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल हो रहा हो, उसका किसी सरकारी ठेके कार्य अथवा सेवाओं में कोई रुचि ना हो, वह किसी ऐसे निगम में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसके निदेशक या प्रबंधनीय एजेंट नहीं हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो, वह भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो, उसे विभिन्न समूह के बीच वैमनस्य बढ़ाने अथवा घूसखोरी के अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो, उसे अस्पृश्यता, दहेज, सती प्रथा आदि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता अथवा उसे बढ़ावा देने के लिए दंडित ना किया गया हो। उपरोक्त निहर्ताओं के संबंध में किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है। फिर है दल बदल के आधार पर निहर्ताएँ। फिर संविधान में यह प्रख्यापित है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंध के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्रह होता है तो वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निर्रह होगा। 10वीं अनुसूची के तहत यदि निर्रहता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष राज्यपाल नहीं फैसला करेगा। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि सभापति या अध्यक्ष का फैसला न्यायिक परिधि में आता है। नेक्स्ट है विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेगा। इस शपथ में विधानमंडल का सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की प्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, प्रदत्त कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण निर्वहन करेगा। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में ना तो मत दे सकता है और ना ही कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक व्यक्ति यदि सदन में सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है तो उसे
प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगेगा। शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले जब वह यह जानता हो कि वह अहर्य नहीं है या इसकी सदस्यता के लिए निर्हर है, जब वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत सदन में बैठने या मत देने से प्रतिबंधित हो, विधानमंडल के सदस्यों को समय समय संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते मिलते रहते हैं। स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित मामलों में विधानमंडल का सदस्य पद छोड़ता है। दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो वह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत सदन की उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। निर्रहता। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि निर्रहता पाया जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। त्यागपत्र। कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अन्य मामले। किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए, यदि उसे सदन को निष्कासित कर दिया जाए, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाए और यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए। अब है विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए सभापति एवं उपसभापति होते हैं। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं परिषद के लिए उपसभापति का पैनल भी नियुक्त होता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है, हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त करता है। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र दे दे और यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाए। इस तरह कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कार्य होते हैं। वह कार्रवाई एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में उसकी शक्तियाँ अंतिम हैं। फिर है वह प्रक्रिया। भारत के संविधान का सभा के नियमों एवं कार्य संचालनी कार्यवाही में विधान में इसकी पूर्व परंपराओं के उपबंधों का अंतिम व्याख्या करता होगा। अंतिम व्याख्या करता होगा। कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। प्रथम मामले में वह मत नहीं दे सकता, लेकिन बराबर मत के स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक की अनुमति प्रदान कर सकता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका अंतिम निर्णय होगा। 10वीं अनुसूची के उपबंध के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता को लेकर उसे किसी विवाद पर फैसला देता है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। बात करें विधानसभा उपाध्यक्ष की। अध्यक्ष की तरह विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच से ही करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है।
अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता, हालांकि वह समय से पूर्व भी निम्नलिखित 3 मामलों पर पद छोड़ सकता है। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दे दे, यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पास कर दे। यह संकल्प 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उसी तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान रहती हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। उसमें से कोई भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा में कार्य की कार्यवाही संपन्न कराता है। जब वह पीठासीन होता है तो उस समय उसके अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के नए पैनल का गठन तक कार्यरत रहता है। विधानसभा परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्य के बीच से ही सभापति को चुनते हैं। सभापति निम्नलिखित 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उस सभापति को लिखित त्यागपत्र दे दे, यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दें। इस तरह उसका प्रस्ताव 14 दिन पूर्व की सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियाँ एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह होते हैं। हालांकि सभापति को एक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को है। अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई वित्त विधेयक है या नहीं और उसका फैसला अंतिम होता है। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसीलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता। विधान परिषद का उपसभापति की परिषद में हलंत होगा। सभापति की तरह ही उपसभापति को भी परिषद के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। उपसभापति निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद छोड़ सकता है। यदि उसकी परिषद सदस्य समाप्त हो जाए, यदि वह सभापति को लिखित त्यागपत्र दे दे, परिषद के तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसके खिलाफ संकल्प पास कर दें। इस तरह का संकल्प 14 दिन पूर्व की सूचना पर ही लाया जा सकता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभा अध्यक्षों को कार्यभार संभालता है। परिषद की बैठक के दौरान सभापति न होने पर वह उसी तरह काम करता है। दोनों ही मामलों में उसकी शक्तियां सभापति के समान होती हैं। सभापति सदस्य के बीच से ही उपसभा अध्यक्षों की सूची जारी करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उसमें कोई भी कार्यभार संभालता है। वह उस सभा अध्यक्षों की नई सूची तक कार्य करते हैं। राज्य विधानमंडल सत्र आहूत करना। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को 1 वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। एक सत्र में विधानमंडल की गई बैठकें हो सकती हैं। स्थगन बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। यह समय घंटों, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है। अनिश्चितकाल स्थगन का मतलब है चालू सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए समाप्त कर देना। इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी को। सत्रावसान पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करता है। हालांकि इसके बीच में भी राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करते हैं। विघटन एक स्थायी सदन होने के नाते विधान परिषद कभी विघटित नहीं हो सकती, सिर्फ विधानसभा ही विघटित हो सकती है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। विधानसभा के विघटन होने पर विधेयकों को खारिज होने के बाद हम इस प्रकार समझ सकते हैं। विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है, चाहे मूल रूप से ये विधानसभा द्वारा प्रारंभ किया गया हो या फिर
इसे विधानसभा परिषद द्वारा भेजा गया हो। विधानसभा द्वारा ये पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद में है। ऐसे विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हों लेकिन विधानसभा द्वारा पारित ना हो, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे विधेयक को विधानसभा द्वारा पारित हो, एक सदनीय विधानमंडल वाले राज्य में या दोनों सदनों द्वारा पारित हो। बहुसदनीय व्यवस्था वाले राज्य में लेकर राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रुका हुआ हो को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे विधेयक को विधानसभा द्वारा पारित एक सदनीय विधानमंडल वाले राज्य में या दोनों सदनों द्वारा पारित बहुसदनीय व्यवस्था वाले राज्य में लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो को समाप्त किया जा सकता है। कोरम गणपूर्ति किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। ये सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित होता है। इसमें से जो भी ज़्यादा हो, यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। सदन में मतदान किसी भी सदन की बैठक में सभी मामलों को उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर तय किया जाता है और इसमें पीठासीन 5 अधिकारी मत सम्मिलित नहीं होता। 5 अधिकारी का मत सम्मिलित नहीं होता। केवल कुछ मामले जिन्हें विशेष रूप से संविधान में तय किया गया है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष को हटाना या विधान परिषद के सभापति को हटाना, इसमें सामान्य बहुमत की बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के मामले में सभापति पहले मामले में मत नहीं दे सकता, लेकिन बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। विधानमंडल में भाषा विधानमंडल में कामकाज संपन्न कराने के लिए कार्यालयीय भाषा या उस राज्य के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 तक के लिए कर सकता है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के मामले में यह सीमा 25 वर्ष है और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के मामले में यह 40 वर्ष है। मंत्रियों एवं महाधिवक्ताओं के अधिकार। सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता सदस्य नहीं को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्रवाई में भाग ले, बोले एवं सदन से संबंधित समिति जिसके लिए वह सदस्य रूप में नामित है, वोट देने के अधिकार के बिना भी भाग ले। संविधान के इस उपबंध के लिए 2 कारण हैं। एक, मंत्री उस सदन की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया। साधारण विधेयक का प्रारंभिक सदन। एक साधारण विधेयक विधानमंडल को किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा कोई भी विधेयक या तो मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जाएगा। विधेयक प्रारंभिक सदन में 3 स्तरों से गुजरता है: प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन। प्रारंभिक सदन में विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने के लिए भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन इसे इसके मूल रूप में या संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। एक सदनीय व्यवस्था वाले विधानमंडल में इसे पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक उन तीनों स्तरों के बाद पारित होता है जिन्हें प्रथम पाठन या द्वितीय पाठन एवं तृतीय पाठन कहा जाता है। जब कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद भेजा जाता है तो वे 3 संकल्प होते हैं। इसे उसी रूप में बिना संशोधन के पारित किया जाए, कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचारार्थ से विधानसभा को भेज दिया जाए, विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए, इस पर कोई कार्रवाई ना की जाए और विधेयक को लंबित रखा जाए।
यदि परिषद बिना संशोधन के विधेयक को पारित कर दे या विधान सभा उसके संशोधन को मान ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जिसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इससे अतिरिक्त यदि विधानसभा परिस्थितियों के सुझाव को अस्वीकृत कर दे या परिषद ही विधेयक को अस्वीकृत कर दे या परिषद 3 महीने तक किसी कार्रवाई ना करे, तब विधानसभा फिर से इसे पारित कर परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे उन संशोधनों के साथ पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकृत हो या 1 माह के भीतर पास ना हो, तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, क्योंकि विधानसभा ने इसे दूसरी बार पारित कर दिया। इस तरह साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया। दूसरी ओर किसी साधारण विधेयक को पास कराने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित है और उसे विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विधान परिषद को केंद्र में राज्यसभा की तुलना कम और अधिकार और महत्व दिया गया। राज्यपाल की स्वीकृति विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोके रखे, वह सदन या दोनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे और वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख ले। यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे तो विधेयक फिर अधिनियम बन जाएगा और ये संविधि की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता। यदि राज्यपाल विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेजता है और दोबारा सदन या सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है एवं पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो होता है यदि स्थिति केंद्रीय स्तर पर भी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा पारित की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे देते हैं, उसे रोक सकते हैं या विधानमंडल के सदन द्वारा सदनों को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। 6 माह के भीतर विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि विधेयक को उसके मूल रूप या संशोधित कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे या नहीं। धन विधेयक संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने में विशेष प्रक्रिया निहित है, निम्नलिखित है। धन विधेयक संविधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। यह केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। इस तरह का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और सिर्फ एक मंत्री द्वारा ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद एक धन विधेयक को विधान परिषद को विचारार्थ भेजा जाता है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। वह ना तो इसे अस्वीकार कर सकता है, ना ही संशोधन कर सकता है। वह केवल सिफारिश कर सकता है और 14 दिनों बाद विधेयक को लौटाना भी होता है। यदि विधानसभा इसके सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि वह कोई सिफारिश नहीं मानती तब भी इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक न लौटाए तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस तरह एक धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के मुकाबले विधानसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है
अंततः जब धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तो वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सामान्यतः राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे ही देता है जो उसकी पूर्व अनुमति के बाद लाया जाता है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृति दे देता है या इसे रोक सकता है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। विधान परिषद की स्थिति। संविधान में उल्लेखित परिषद की स्थिति विधानसभा की तुलना में दो कोणों के अध्ययन किया जा सकता है। परिषद की स्थिति का दो कोणों से अध्ययन किया जा सकता है। पहला है जहां परिषद सभा के बराबर हो, जहां परिषद सभा के बराबर ना हो। विधानसभा में समानता। निम्नलिखित मामलों में परिषद की शक्तियों एवं स्थितियों को विधानसभा के बराबर माना जाता है। साधारण विधेयकों को पुनर्स्थापित और पारित करना। यद्यपि दोनों सदनों के बीच सहमति की स्थिति में विधानसभा ज़्यादा प्रभावी होती है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों को विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तथापि अपनी सदस्यता के बावजूद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक निकायों जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना। राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में वृद्धि। विधानसभा से असमानता। निम्नलिखित मामले में परिषद की शक्ति एवं स्थिति सभा में अलग होते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकृति। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों को विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तथापि अपनी सदस्यता के बावजूद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक निकायों जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं भारत के नियंत्रक एवं राज्य लोक सेवा आयोग एवं भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना। राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में वृद्धि। विधानसभा से असमानता। निम्नलिखित मामलों में परिषद की शक्ति एवं स्थिति सभा से अलग है। वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान स्वीकृत वित्त विधेयक में ना संशोधन और ना ही इसे अस्वीकृति कर सकता है। इसे विधानसभा को 14 दिन के अंदर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के होता है। विधान सभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है। यदि वित्त विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है। एक साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है। कुछ मामलों में परिषद इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों में परिषद राज्यसभा की तरह पुनरीक्षण निकाय भी नहीं है। यह एक विलंबकारी चैम्बर या परामर्शी निकाय मात्र है। परिषद बजट का सिर्फ बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर सहमत नहीं कर सकती। ये विधानसभा का विशेष अधिकार है।
परिषद की परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रियों को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा की प्रति है, लेकिन परिषद राज्यपाल के क्रियाकलापों और नीतियों पर बहस और आलोचना कर सकती है। जब एक साधारण विधेयक परिषद से आया हो और सभा में भेजा गया हो, यदि सभा अस्वीकृत कर दें तो विधेयक खत्म हो जाता है। परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि में चुनाव में भाग नहीं ले सकती। संविधान संशोधन विधेयक में परिषद प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर सकती। इस मामले में भी विधानसभा ही अभिभावी रहती है। अंततः परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि सभा की तुलना में परिषद की शक्तियां लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं। राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। यदि दूसरी तरफ परिषद हर मामले में विधानसभा के अधीनस्थ होती है, इस तरह विधानसभा का पूरी तरह परिषद पर प्रभुत्व रहता है। यद्यपि राज्यसभा एवं परिषद दोनों दूसरे स्तर के सदन हैं, संविधान ने परिषद को राज्यसभा के मुकाबले निम्नलिखित कारणों से कम प्रभावी बनाया। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए राज्य व्यवस्था की संघीय पद्धति का प्रतिबिंब है। यह केंद्र द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध राज्यों के हितों को संरक्षण प्रदान का संघीय सामंजस्य बनाए रखती है। इस तरह यह परिषद की तरह केवल साधारण इकाई या केवल सलाहकार इकाई पर नहीं है, वरन एक प्रभावी पुनरीक्षण इकाई है। परिषद का गठन विषमांगी है। यह विभिन्न हितों को प्रदर्शित करती है और इसमें विभिन्न रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं और कुछ नामित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। इसकी संरचना ही इसे कमज़ोर बनाती है और प्रभावी पुनरीक्षण निकाय के रूप में इसकी उपयोगिता कम करती है। दूसरी ओर राज्यसभा का गठन समांग है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें मुख्यतः निर्वाचित सदस्य होते हैं। 250 में सिर्फ 12 नामित होते हैं। परिषद को प्रदत्त दर्जा लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप है। परिषद वो सभा के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभा निर्वाचित सदन होता है। विधानमंडल की द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल की देन है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड यानी उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन यानी कि निचला सदन विरोध नहीं करता। हाउस ऑफ लॉर्ड केवल विलंबनकारी चैम्बर है। यह साधारण विधेयक को अधिकतम 1 माह और धन विधेयक को 1 माह के लिए रोक सकता है। विधान परिषद की ओर की कमज़ोर, शक्तिहीन और प्रभावहीन शक्ति और भूमिका को देखते हुए आलोचक विधान परिषद को द्वितीयक चैम्बर, खर्चीली, आभूषणीय, विकासता, सफ़ेदी हाथी कहते हैं। आलोचक कहते हैं परिषद उसकी सरल स्थली है जो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। यह अप्रसिद्ध, अस्वीकृत और महत्वाकांक्षी राजनीति को मुख्यमंत्री या मंत्री या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनाने में सहायता करती है। यद्यपि परिषद को सभा के मुकाबले कम अधिकार दिए गए हैं, फिर भी इनकी उपयोगिता निम्नलिखित मामले हैं। यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी, त्रुटिपूर्वक, असावधानी और गलत विधानों के पुनरीक्षण और विचार हेतु उपबंध बनाकर उनकी जांच करती है। ये प्रसिद्ध व्यवसायिकों को, विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है जो प्रत्यक्ष चुनाव का सामना नहीं कर पाते। राज्यपाल परिषद में 1/6 सदस्य नामित करते हैं। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। राज्य विधानमंडल के सदन इसकी समितियों और इसके सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकार।
उन्मुक्तियों और छूटों का योग है। इनकी कार्यवाहियों की स्वतंत्रता प्रभाविता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। इन विशेषाधिकारों के बीच बिना सदन ना तो अपना प्राधिकार, मर्यादा और सम्मान सुरक्षित रख सकते हैं और ना ही अपने सदस्यों को उनके विधायी सदस्यों के निर्वहन में किसी बाधा से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संविधान ने राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों को भी विस्तारित किया है जो राज्य विधानमंडल के सदन को या इसकी किसी समिति की कार्रवाइयों में बोलने और भाषण लेने के लिए अधिकृत हैं। इसमें राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री सम्मिलित हैं। यहाँ स्पष्ट करना है आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते, जो कि विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है जिन्हें राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाता है और दूसरा जिन्हें सदस्य व्यक्तिगत रूप से समाप्त करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार। प्रत्येक सदन को मिलने वाले सामूहिक विधानमंडलीय विशेषाधिकार इस प्रकार हैं। इसे यह अधिकार है कि वह अपने प्रतिवेदनों, वाद विवाद और कार्यवाहियों को प्रकाशित करे और यह अधिकार भी है कि अन्यों को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करे। ये अपरिचितों को इसकी कार्रवाइयों से वर्जित कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठकर कर सकती है। यह अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में विनियमित कर सकती है और ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकती है। यह भर्त्सना, फटकार या कारावास सदस्यों को मामले में निलंबन या निष्कासन द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों सहित बाह्य व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। इसे सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोष सिद्ध कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्कालीन सुरक्षा सूचना प्राप्त करने का अधिकार। यह जांच प्रारंभ कर सकती है और साक्षियों को उपस्थित होने के आदेश दे सकती है और संगत पत्रों पर रिकॉर्ड को भेज सकती है। न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती। पीठासीन अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति, सदस्य या बाह्य को गिरफ्तार और किसी विधिक प्रक्रिया यानी कि सिविल या आपराधिक को सभा परिसर में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सदस्य को मिलने वाले व्यक्तिगत विशेषाधिकार इस प्रकार हैं। इन्हें सदन चलने वाले 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये छूट केवल सिविल मामलों में है और आपराधिक या प्रतिबंधित निर्देश मामलों में नहीं। राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा किसी कार्रवाई या सीमित में दिए गए मत या विचारों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडलों की प्रक्रिया या विनियमन करने के लिए नियमों और अस्थायी आदेशों के रूप में है। वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त हैं। जब सदन चल रहा हो, ये साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उच्चतम न्यायालय। हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं। चैप्टर 34वां है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसमें ये कह रहे हैं भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपान होता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ जब कलकत्ता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत में अपना उच्च न्यायालय बन गया। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में सदन को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में 2019 में देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से केवल 3 उच्च न्यायालय का न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक है। 8 संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में एक अलग उच्च न्यायालय है 1966 से। संघ शासित प्रशासनिक क्षेत्रों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी राज्य क्षेत्र को एक उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। सभी उच्च न्यायालयों के नाम, स्थापना का वर्ष, न्यायिक क्षेत्र और स्थान, पीठ या पीठों सहित का वितरण इस प्रकार इस पाठ के अंत में तालिका संख्या 34.1 में दिया गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। संरचना और नियुक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय, चाहे वह अन्य हो या साझा में, एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही न्यायाधीश जितने आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इस तरह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया। तदनुसार राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्शित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों में साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है। द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि वह तब तक न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता जब तक कि वह राय के रूप में न हो। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। ये वरिष्ठतम करो यहाँ पर।
इस प्रकार अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2004 में 14 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कोलिजियन सिस्टम को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन तथा NJAC एक्ट दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। परिणामतः पुरानी कोलेजियम सिस्टम पुनः अस्तित्व में है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 4th जजेस केस 2015 में दिया। कोर्ट ने राय व्यक्त की कि नई व्यवस्था यानी NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। योग्यताएं, शपथ और अगर वेतन की बात करें योग्यताएं, शपथ और वेतन। न्यायाधीशों की योग्यताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। उपर्युक्त में से ये स्पष्ट है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविद को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया करने का कोई प्रावधान नहीं है। शपथ एवं प्रतिज्ञा। जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया वह पद संभालने से पूर्व इस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ निम्नलिखित प्रतिज्ञान करना होता है। अपनी शपथ में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा, सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना पालन करूंगा, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखूंगा। 5वें नंबर पर है इसकी विशेषता। नेक्स्ट आता है वेतन और भत्ते। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल में उनकी कोई कमी नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश के वेतन 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों का 80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,28,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। उन्हें सरकार भत्ता और निःशुल्क आवास तथा अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि भी प्रदान करती है। सरकार कर लेना यहाँ पर, ये सत्कार है, ये सरकार कर लेना। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों उनके द्वारा आहरित अंतिम माह के वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन पाने के हकदार हैं। कार्यकाल, निष्कासन और स्थानांतरण। न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित किया गया नहीं है, यद्यपि इस संबंध में 4 प्रावधान दिए गए हैं। वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। उसकी आयु संबंध में किसी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। संसद को सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में
स्थानांतर हो जाने पर वह पद छोड़ सकता है। न्यायाधीशों को हटाना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से पद से जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसकी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकती है। प्रस्ताव के विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन, इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन मिलना आवश्यक है। हटाने के 2 आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसकी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने के निम्नलिखित 100 सदस्यों लोकसभा, 50 सदस्य राज्यसभा को हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को सौंपना होगा। अध्यक्ष सभापति प्रत्येक प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करेगा। समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कोई न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होने चाहिए। यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। सदन के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर सकते हैं या करते हैं। उपयुक्त में से स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। यह रोचक तथ्य है कि अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया। न्यायाधीशों का स्थानांतरण। तो न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण पर वेतन के अतिरिक्त ऐसे शांतिपूर्ण भत्ते का हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाए। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जाए, न कि दंड के रूप में। दोबारा 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों को स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले में चुनौती दे सकता है। इस स्थानांतरित किया गया तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के 2 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वहाँ के एक जहाँ न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा हो, वहाँ के जहाँ वह जा रहा हो परामर्श करना चाहिए। इस तरह एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती। फिर है कार्यकारी अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि और 2 वर्षों से अधिक की नहीं होगी। यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो। राष्ट्रपति उस स्थिति में भी योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय की कार्रवाई न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अलावा अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हों। किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया हो। एक कार्यकारी न्यायालय जब तक कार्य करता है तब तक फिर स्थायी न्यायाधीश अपना पदभार न संभाले। हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के पश्चात पद पर नहीं रह सकता। सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी समय पर उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अस्थायी अवधि के बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं। वह राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति से संबंधित व्यक्ति को मंजूरी के बाद ही कर सकते हैं। ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकार होता है। उसे उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र शक्तियाँ एवं सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्यथा वह उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।